हमें पता है कि इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है और उसमें भी खासकर रूरल एरियाज़ में, जहां मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड है एग्रीकल्चर। इंडिया की 2/3 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर उतना प्रोडक्टिव नहीं हुआ है कि इतने लोगों के लिए सफिशिएंट हो। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया का रियल डेवलपमेंट तब होगा जब विलेज डेवलपमेंट यानी रूरल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। तो इस चैप्टर में हम रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पिछले चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। पहले समझते हैं कि रूरल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। इसका मतलब है रूरल एरियाज के वैसे चीज़ों पे फोकस करना जिससे वहाँ की इकोनॉमी का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मतलब एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्किल्स, इन सब का डेवलपमेंट, जिसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, रोड कनेक्टिविटी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब पे ध्यान देना। जो गरीब है उनकी लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करना और उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देना। इन सब का बेसिकली मतलब है कि ऐसे स्टेप्स लेना जिससे वहाँ के रिसोर्सेज का सही से यूज़ हो और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। लोग सिर्फ फार्मिंग तक ही सीमित ना रहें बल्कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ की भी अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास हो, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल के लिए आलू से चिप्स बनाना, ये फूड प्रोसेसिंग है। तो अब हम रूरल इंडिया के कुछ क्रूशियल एस्पेक्ट्स जैसे क्रेडिट एंड मार्केटिंग सिस्टम, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। क्रेडिट मतलब लोन या फाइनेंशियल सपोर्ट और मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स के लिए इजीली अवेलेबल कराना। क्रेडिट की रिक्वायरमेंट क्यों है? सपोज अगर आज कोई किसान अनाज बोएगा तो प्रोडक्शन के बाद जब वो उसको सेल करेगा तब उसे इनकम होगी, तो ये टाइम काफ़ी लंबा होता है। तो इस बीच फर्टिलाइजर्स, सीड्स, मशीन्स या और भी फैमिली एक्सपेंसेस जैसे मैरिज, डेथ या कोई फेस्टिवल, इन सब के लिए किसान को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। अब किसान गरीब है तो जाहिर सी बात है उसके पास इतनी सेविंग्स तो होगी नहीं। पहले जो बड़े मनी लेंडर यानी साहूकार होते थे वो गरीब किसानों का खूब शोषण करते थे, हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देते थे और गरीब किसान उसको चुका नहीं पाता था, फिर लोन लेता था। ऐसे करते करते वो एक डेट ट्रैप में फंस जाता था। मेजर चेंज आया 1969 में, जब इंडिया ने रूरल एरियाज में क्रेडिट नीड को पूरा करने के लिए सोशल बैंकिंग और मल्टी एजेंसी अप्रोच को अडॉप्ट किया। सोशल बैंकिंग का मतलब ऐसा बैंकिंग अप्रोच जिसमें सोसाइटी और कम्युनिटी के वेलफेयर पे फोकस किया जाए, न कि सिर्फ प्रॉफिट पे। और मल्टी एजेंसी अप्रोच मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जैसे कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज सब एक साथ काम करेगी ताकि रूरल एरियाज में लोगों के लिए लोन लेना आसान हो सके। 1982 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड को सेटअप किया गया, जो पूरे रूरल बैंकिंग सेक्टर का हेड होता है और उनको रेगुलेट करता है। रूरल बैंकिंग सेक्टर में आता है कमर्शियल बैंक्स जैसे SBI, HDFC, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। इन सब का काम है रूरल एरियाज में सस्ते रेट पे लोन देना। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का भी बहुत बड़ा रोल है। नाम से ही पता लगता है खुद के हेल्प के लिए कोई ग्रुप है। इसमें गांव के ही 10-20 लोग अपना एक ग्रुप बनाते हैं, जनरली वुमेन, और रेगुलरली थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करते हैं और जब ग्रुप में किसी मेंबर को जरूरत हो तो उसे लोन देते हैं। इसे माइक्रो फाइनेंसिंग या माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम कहते हैं। बैंक से लोन लेने के केस में कुछ कोलेट्रल यानी सिक्योरिटी रखना होता है, लेकिन SHG के केस में ऐसा नहीं है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है। कुदुम्ब श्री केरल का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसका मेन फोकस है पॉवर्टी रिडक्शन और ये काफ़ी सक्सेसफुल है। रूरल बैंकिंग इम्प्रूव होने से बहुत फ़ायदा हुआ, जैसे किसानों के लिए लोन लेना आसान हुआ, फार्म प्रोडक्शन, इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुआ। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी है। कमर्शियल बैंक्स को छोड़ के बाकी बैंक्स डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का कल्चर डेवलप नहीं कर पाया। बैंक कैसे काम करता है? हम पैसा डिपॉजिट करते हैं जिस पे बैंक हमें इंटरेस्ट देता है और वही पैसा बैंक दूसरों को लोन देता है और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो बैंक को अच्छे से फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है कि डिपॉजिट ज़्यादा हो और लोग टाइम से लोन वापस करें। इसी को डिपॉजिट मोबिलाइजेशन कहते हैं। रूरल एरियाज में लोग लॉन्ग टर्म सेविंग्स उतनी नहीं करते हैं जिससे डिपॉजिट कम होता है और एग्रीकल्चर लोन में डिफॉल्ट का रेट भी बहुत हाई है, जिसका कारण है कि एग्रीकल्चर मेनली मानसून पे डिपेंडेंट होता है। अगर मानसून सही नहीं है तो फसल अच्छा नहीं होता है और किसान लोन वापस नहीं कर पाता है। लोन बहुत ज़्यादा होने पर कई बार गवर्नमेंट को लोन माफ़ भी करना पड़ जाता है, इससे बैंक को काफ़ी लॉस होता है।
इसका सॉल्यूशन ये सजेस्ट किया जाता है कि बैंक को सिर्फ लोन देने पे नहीं बल्कि बोरोअर के साथ अच्छा रिलेशन बनाने पे भी ध्यान देना चाहिए। फार्मर्स में हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से यूज करने की आदत भी डेवलप करवानी होगी। हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट का मतलब होता है अर्निंग से कम खर्च करना और सेव करना। नेक्स्ट अब एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम को समझते हैं। कोई भी प्रोडक्ट, फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये कैसे अलग अलग जगह पहुंचेगा ये मार्केट सिस्टम पे डिपेंड करता है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में आता है असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब। इंडिपेंडेंस से पहले जब किसान ट्रेडर्स को अपनी उपज बेचते थे तो उनको बहुत दिक्कत होती थी। जैसे ट्रेडर्स कभी वेट करने में तो कभी अकाउंट्स में कुछ जानबूझकर गड़बड़ी कर देता था। किसान को मार्केट प्राइस का नॉलेज नहीं होता था जिससे उन्हें अक्सर कम दामों पे ही बेचना पड़ जाता था। स्टोरेज की फैसिलिटी थी नहीं उनके पास कि वो अभी न बेचकर बाद में सही दाम पे बेच सकें। अभी भी 10% से ज़्यादा फार्म प्रोड्यूस प्रॉपर स्टोरेज नहीं होने के कारण वेस्ट हो जाता है। मार्केटिंग इंप्रूव करने के लिए 4 स्टेप्स लिए गए। पहला कि रूरल मार्केट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए ताकि प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी आए। दूसरा कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जैसे रोड्स, रेलवेज, वेयर हाउसेज, गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज, इन सब को इम्प्रूव किया गया। हालांकि अभी भी इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तीसरा है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। इसमें बहुत सारे फार्मर्स एक साथ मिलकर अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की मार्केटिंग करते हैं। इससे छोटे फार्मर्स को एक मार्केट मिल जाता है, उन्हें कॉस्ट भी कम पड़ता है और वो ट्रेडर के साथ बार्गेन भी कर सकते हैं जिससे सही दाम मिल जाता है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग का सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है अमूल। ये इंडिया के लाखों डेयरी फार्मर्स का एक कोऑपरेटिव है और इंडिया को वर्ल्ड का हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बनाने में इसका बड़ा योगदान है। फोर्थ है कुछ पॉलिसीज जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करना जिससे फार्मर की इनकम एश्योर हो, व्हीट और राइस का बफर स्टॉक मेंटेन करना और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू फूड ग्रेन्स को गरीब लोगों में बांटना। होता यह है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से एमएसपी पे अनाज खरीदता है, ज़्यादातर व्हीट और राइस, उसे स्टोर करता है और पीडीएस के थ्रू गरीब लोगों में सब्सिडाइज रेट पे 2-3 रुपए पर केजी पे बांटता है। एग्रीकल्चर मार्केट में गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल फार्मिंग करें और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम हो तो उससे किसानों की इनकम बढ़ेगी और काफ़ी फ़ायदा होगा उन्हें। कमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग का मतलब है फार्मिंग को एक बिजनेस बनाना, सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं बल्कि ऐसे क्रॉप्स जिसकी मार्केट में डिमांड है उसको उगाना ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो। कमर्शियल क्रॉप्स का एग्जाम्पल जैसे शुगर केन, कॉटन, जूट। और दूसरा आर्ग्यूमेंट यह है कि स्मॉल फार्मर्स के बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी ज़रूरी है। मार्केट का एक ऑल्टरनेट ये है कि अगर फार्मर्स ट्रेडर्स और होलसेलर को नहीं बल्कि डायरेक्ट कंज्यूमर को अपना सामान बेचें तो उससे उनकी इनकम इंक्रीज होगी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का अपनी मंडी और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का रायथू बाजार इसका अच्छा एग्जाम्पल है। आजकल बड़ी कंपनीज भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डायरेक्ट फार्मर्स से डील करती है और उन्हें जैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए उसकी डिमांड करती है और फार्मर्स को सीड्स और इनपुट्स भी प्रोवाइड करती है। हालांकि कंपनीज जनरली बड़े फार्मर्स को ही कॉन्टैक्ट करती है। छोटे फार्मर्स को इसका कितना फायदा होता है इस पे अभी भी सवाल है। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। रूरल एरियाज में बहुत लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है सभी लोग एक ही तरह के काम पे डिपेंडेंट ना हो। ये 2 तरीके से हो सकता है। पहला कि क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज आए, मतलब सिर्फ व्हीट और राइस नहीं बल्कि और भी दूसरे क्रॉप्स की फार्मिंग हो। और दूसरा कि एग्रीकल्चर ऑलरेडी बहुत क्राउडेड सेक्टर है तो लोग पोल्ट्री, फिशरीज या दूसरे नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्रीज, टूरिज्म, इन सब पे शिफ्ट करें। एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन फार्मर्स में काफ़ी कॉमन है। अक्सर किसान फार्मिंग के साथ साथ गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी ये सब पालते हैं। इससे उनका एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता है। 1951 से 2016 के बीच इंडियन डेयरी सेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। इस बीच मिल्क प्रोडक्शन लगभग 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया, जिसका श्रेय जाता है ऑपरेशन फ्लड को, जिसे व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। ये एक डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था जिसमें मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव बना के एक साथ मार्केटिंग और सेलिंग करते थे। इसी टाइम का एक एग्जाम्पल हमने देखा था अमूल। फिशरीज भी इंडिया में काफ़ी डेवलप हुआ है। जीडीपी में 0.9% कंट्रीब्यूशन फिश प्रोडक्शन का है और स्टेट्स जैसे वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र ये सब मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। लेकिन अभी इस सेक्टर में बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है क्योंकि इसमें अधिकतर फैमिलीज बहुत गरीब है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, जिस कारण से ये दूसरे सेक्टर में शिफ्ट भी नहीं हो सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है कि और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाया जाए
ताकि क्रेडिट की प्रॉब्लम ना हो और इनकम भी बढ़े। इसके अलावा ओवर फिशिंग भी एक कंसर्न है, क्योंकि इससे मरीन इकोसिस्टम नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। एक और सेक्टर है हॉर्टिकल्चर। फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स, स्पाइसेस, इन सब के कल्टीवेशन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ये जीडीपी में लगभग 6% कंट्रीब्यूट करता है। इस सेक्टर को और इम्प्रूव करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करना होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, कोल्ड स्टोरेज, मार्केट से लिंकेज, इन सब में इन्वेस्ट करना होगा। इन सब के अलावा आईटी सेक्टर भी डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प कर सकता है, जैसे क्लाइमेट और वेदर प्रेडिक्शन में। ई कॉमर्स और ऑनलाइन मार्केट प्लेस की मदद से फार्मर्स को बड़े मार्केट से जोड़ा जा सकता है। ड्रोन, सेंसर, डेटा एनालिसिस, इन सब का यूज़ किया जा सकता है। इस सब से रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो आईटी सेक्टर भी डेवलपमेंट में काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स बहुत यूज होता है, जो बहुत हार्मफुल है। इससे सॉइल की क्वालिटी ख़राब होती है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होता है, और वही फूड जब हम खाते हैं तो हमारे लिए भी हानिकारक है। इसलिए ऐसे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो इको फ्रेंडली हो, और ऐसा ही एक टेक्नोलॉजी है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें केमिकल्स न यूज़ करके नेचुरल फर्टिलाइजर यूज होता है, जैसे गाय का गोबर। तो इससे फूड प्रोडक्शन भी हो गया और इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं हुआ, इसीलिए ये सस्टेनेबल भी है। इसके और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे ऑर्गेनिक क्रॉप्स की एक्सपोर्ट में डिमांड अच्छी होती है, तो वहाँ से इनकम भी अच्छी होती है। कन्वेंशनल क्रॉप के कंपैरिजन में इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा होता है, मतलब ये ज़्यादा हेल्दी होता है। इसमें लेबर ज़्यादा यूज होता है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। लेकिन इन सब के लिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए पॉलिसी बनाई जाए, फार्मर्स को इसके बारे में अवेयर किया जाए और उन्हें इस नए टेक्नोलॉजी में अडेप्ट करने में हेल्प किया जाए। अब इतने बेनिफिट्स हैं तो कुछ डिमेरिट्स भी है, जैसे इनिशियल ईयर्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग कन्वेंशनल फार्मिंग के कंपैरिजन में कॉस्टली भी है और क्रॉप भी कम प्रोड्यूस करता है, तो स्मॉल फार्मर्स को इसमें अडेप्ट करने में दिक्कत हो सकती है। दूसरा कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में प्रिजर्वेटिव्स यूज नहीं होता है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन प्रिजर्वेटिव्स नहीं होने से वो जल्दी खराब हो जाता है। तो कंक्लूजन ये है कि रूरल इंडिया तभी डेवलप होगा जब कुछ बड़े चेंजेस किए जाएंगे। क्रेडिट एंड मार्केटिंग सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। ऐसी पॉलिसीज बनानी होगी जो फार्मर्स के इंटरेस्ट में हो। रूरल पॉपुलेशन के एम्प्लॉयमेंट में डाइवर्सिटी लानी होगी, मतलब एग्रीकल्चर से नॉन फार्म एक्टिविटीज पे शिफ्ट करना होगा। और इन सब डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना होगा, ताकि ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो।